हेलो एवरीवन, हम क्लास 8th साइंस एनसीईआरटी को स्टडी कर रहे हैं और आज के इस वीडियो में हम इस बुक का चैप्टर नंबर 4 जिसका टाइटल है पदार्थ, धातु और अधातु, इसके बारे में समझेंगे। इस चैप्टर में हम धातु और अधातु जो पदार्थ होते हैं उनमें अंतर कैसे ज्ञात कर सकते हैं, उन सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कुछ पदार्थों के एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे कि लोहा, एल्यूमिनियम, तांबा। इन सभी पदार्थों से हम सभी परिचित हैं, लेकिन इन सब में आप कैसे पहचान सकते हो कि कौन सा धातु है और कौन सा अधातु है। तो इसको लेकर के यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात बताई हुई है कि धातुओं का अधातुओं से अंतर उनके भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर किया जा सकता है। और चमक और कठोरता, ये दो गुण ऐसे हैं जो किसी भी पदार्थ के भौतिक गुण कहलाते हैं। तो सबसे पहले हम धातु और अधातुओं के जो भौतिक गुण हैं उनमें अंतर ज्ञात कर लेते हैं, जिसके बेसिस पर हम समझ सकते हैं कि कौन सा पदार्थ धातु है और कौन सा पदार्थ अधातु है। तो देखो, आप सभी ने लोहार को, लोहे के टुकड़े को या लोहे से कोई निर्मित वस्तु है जैसे कि फावड़ा, बेलचा, कुल्हाड़ी, इन सभी को पीटते हुए देखा होगा। तो जब इनको पीटा जाता है, हथौड़े से वो उसको पीटते हैं, तो हम देखते हैं कि उनके आकार में परिवर्तन होता है। सेम इसी तरीके से आप कोयले के साथ करो, कोयले को आप चोट पहुंचाओ तो आप देखोगे उनके आकार में परिवर्तन ना होकर के वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा। तो धातु क्या होती है कि अगर किसी पदार्थ को पीटा जा रहा है और पीटने पर उसका आकार जो है वो परिवर्तित हो रहा है, तो ये गुण होता है आघात वर्धनीयता, और ये धातुओं का अभिलाक्षणिक गुण है। मतलब कोई भी जो पदार्थ है, अगर वो धातु है तो उसको पीटेंगे तो उसका आकार जो है वो बढ़ता जाएगा, वो छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं टूटेगा। जैसे कि मिठाइयों को सजाने के लिए चांदी का जो वर्क है उसको भी इसी तरीके से बनाया जाता है, और एल्यूमिनियम की जो पन्नी है जिसको आप खाद्य सामग्री लपेटने के लिए यूज करते हैं, वो भी इसी तरीके से बनाई जाती है। तो हमने देख लिया कि जो धातु पदार्थ होता है उसमें आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। आघात वर्धनीयता मतलब क्या होता है? आघात मतलब चोट, वर्धना, वर्धन मतलब बढ़ना, मतलब चोट के साथ में कोई पदार्थ अगर बढ़ता है तो वो बोला जाता है धातु। दूसरा यहाँ पर बोला गया है कि जैसे कि आप कोयले और पेंसिल लेड जो होता है इसको आप इसी तरीके से पीटो तो क्या उनके आघात पड़ने पर उनके आकार में वृद्धि होती है। दूसरा यहाँ पर बताया गया है, ये तो फर्स्ट हमने डिस्कस कर लिया, फर्स्ट अंतर देख लिया धातु और अधातु में। दूसरा अंतर अगर हम देखें तो जो धातु पदार्थ होते हैं वो विद्युत के और ऊष्मा के सुचालक होते हैं, लेकिन जो अधातु होते हैं वो विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं। मतलब उनमें ऊष्मा का जो चालन है वो नहीं होता है, और लकड़ी और प्लास्टिक जो है वो इसका उदाहरण है। साथ ही साथ में आपने देखा होगा कि जब भी कोई विद्युत कर्मी पेचकस से कोई काम करता है तो उसका जो हैंडल जो होता है उस पर प्लास्टिक का कवर होता है। और इन सब के बारे में लास्ट चैप्टर में हमने डिस्कस भी किया है, जिसमें हमने प्लास्टिक के गुणों में डिस्कस किया था कि प्लास्टिक में विद्युत और ऊष्मा का सुचालन जो है वो नहीं देखने को मिलता है। मतलब क्या है? वो अधातु है। अब यहाँ पर देखो बताया भी हुआ है, क्लास 6 में ही हम ये बात पढ़ चुके हैं कि धातु जो है वो ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। दूसरा क्या होता है? थर्ड गुण क्या होता है धातुओं में? धातुओं का वह गुण जिससे उन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जा सकता है, यह गुण होता है तन्यता। मतलब लोहे और धातु का जो सिक्का है, इनको पीट पीट कर आप जो है वो इनको क्या कर सकते हो? तार में जो है वो खींच सकते हो, तार में परिवर्तित कर सकते हो, लेकिन अधातु को आप नहीं कर सकते हो। ओके। और जब भी कोई धातु होती है उसके ऊपर अगर कठोर सतह से उसको टकराया जाता है तो उसमें निनाद ध्वनि जो है उत्पन्न होती है, रिंगिंग साउंड जो है वो उत्पन्न होती है। लेकिन जो अधातु होते हैं उनमें इस तरीके के गुण नहीं होते हैं, क्योंकि धातु गायन ध्वनियां उत्पन्न करते हैं, अतः वे ध्वनिक कहलाते हैं। धातुओं के अलावा अन्य पदार्थ ध्वनिक नहीं होते हैं। तो इन सारे जो भी हमने अब ऊपर एग्जाम्पल लिए उनसे हम समझ सकते हैं कि कुछ पदार्थ जो हैं वो कठोर होते हैं, चमकीले होते हैं, आघातवर्ध होते हैं, तन्य होते हैं, ध्वनिक और ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। वे पदार्थ जिनमें सामान्यता ये सारे गुण पाए जाते हैं कि कठोर है, चमकीला है, चोट के साथ में बढ़ता है, तन्य होता है, ध्वनिक होता है, ये सारे पदार्थ कहलाते हैं धातु। मतलब जिनमें ये गुण है वो पदार्थ धातु हैं। धातुओं के उदाहरण हैं आयरन,
कॉपर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम इत्यादि। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कोयला और सल्फर जैसे पदार्थ जो हैं वो नरम हैं और दिखने में मलिन है। ये हथौड़े की हल्की चोट से टूटकर इनका चूरा हो जाता है। ये ध्वनिक भी नहीं है, ऊष्मा तथा विद्युत के कुचालक होते हैं। तो इस तरीके के जो पदार्थ हैं वो अधातु कहलाते हैं। अधातुओं के कुछ उदाहरण भी यहाँ पर दे रखे हैं कि सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फास्फोरस इत्यादि। ओके, अब यहाँ पर कुछ अपवाद हैं। देखो, जब भी आप रसायन विज्ञान को पढ़ोगे तो उसमें आपको जो भी आप इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट देखोगे उसमें कुछ अपवाद जो है वो आपको हमेशा देखने को मिलेंगे। और ये देखो क्लास 8th की एनसीईआरटी है तो स्मॉल लेवल पर इसमें जो केमिस्ट्री है वो दे रखी है। 11th में जब और 12th में जब आप केमिस्ट्री को स्टडी करते हो तो इस तरीके के एग्जाम्पल जो हैं वो आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि सोडियम और पोटेशियम धातु जो है वो नरम होते हैं और उन्हें चाकू से काटा जा सकता है। मरकरी मतलब पारा केवल ऐसा धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। ये अपवाद है, ये आपको ध्यान में रखने हैं, क्योंकि अभी हमने धातु के गुण क्या देखे थे कि धातु जो है वो कठोर होती है। तो ये कुछ एक्सेप्शन है, कुछ अपवाद हैं कि सोडियम और पोटेशियम जो है वो नरम होते हैं, इनको चाकू से काटा जा सकता है। और जो मरकरी पारा जो होता है वो कमरे के तापमान पर क्या होता है, द्रव अवस्था में होता है। तो ये धातु भी है लेकिन ये कुछ अपवाद रूप में उपस्थित है। तो हमने धातुओं और अधातुओं के जो भौतिक गुण हैं उनके बेसिस पर उनमें अंतर ज्ञात कर लिया। अब हम यहाँ पर समझेंगे धातुओं और अधातुओं के जो रासायनिक गुण, मतलब ऑक्सीजन से अभिक्रिया, अम्लों से अभिक्रिया, क्षारों से अभिक्रिया, जल से अभिक्रिया और विस्थापन अभिक्रिया। इन सभी को इस चैप्टर की जो समरी है वहाँ पर हम अच्छे से समझेंगे कि कौन सा जो धातु है वो अम्ल के साथ में क्रिया करके क्या बनाता है, क्षार के साथ में क्रिया करके क्या बनाता है, जल के साथ में क्रिया करके क्या बनाता है, और जो अधातु है वो भी इन सभी के साथ में क्रिया करके कोई उत्पाद बना पाता है या फिर बिना उत्पाद के ही उपस्थित हो पाता है। तो यहाँ पर चैप्टर की जो समरी है, जो भी यहाँ पर सारांश है इस चैप्टर का, उसमें हम इन बातों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए, ये बातें हम पहले समझेंगे जो भौतिक गुण है जिनके बारे में अभी हमने देखा। पहले हम देख लेते हैं रासायनिक गुणों के बारे में। देखो, दहन करने पर मतलब जलाने पर, और आप सभी को पता है जलाने पर ऑक्सीजन का उपयोग होता है। मतलब कोई धातु जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है तो धातु ऑक्साइड बनाती है, और जो भी यहाँ पर प्रोडक्ट बनता है, जो भी उत्पाद बनता है वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। अधातु जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है तो अधातु ऑक्साइड बनाती है और जिनकी प्रकृति अम्लीय होती है। कुछ धातु जल से, मतलब अब जल से हम देख लेते हैं कि जल से धातु और अधातु की रासायनिक अभिक्रिया होती है तो क्या रिजल्ट आता है। धातु जब जल से अभिक्रिया करती है तो धातु हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। अधातु जल से अभिक्रिया नहीं करती है। धातु जब अम्लों से अभिक्रिया करती है तो धातु लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, और अधातु अम्लों से अभिक्रिया नहीं करते हैं। मतलब धातु जो है वो तो अम्लों से अभिक्रिया करती हैं लेकिन अधातु पदार्थ जो है वो अम्लों से अभिक्रिया नहीं करती है। अब बात आती है क्षारों की। तो कुछ धातु क्षारों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि अधिक अभिक्रियाशील धातु जो हैं वो कम अभिक्रियाशील धातुओं को उनके धातु यौगिकों के जलीय विलयन में विस्थापित कर देती है। ये है विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण। और धातुओं और अधातुओं का दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा उपयोग है। ये हमने भौतिक गुण देख ही लिए कि धातुओं में चमक होती है और अधातुओं में चमक नहीं होती है। धातु जो है वो आघात वर्धनीय और तन्य होते हैं, अधातु नहीं होते हैं। धातु जो है वो ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं, बल्कि अधातु नहीं होते हैं। धातु और अधातु के उपयोग की अगर हम बात करें तो देखो बहुत ज़्यादा उपयोग है, दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। स्पेसिफिक अगर हम धातु का उपयोग देखें, अधातु जो है उसका भी बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। धातु जो है उसका उपयोग मशीन, मोटर गाड़ी, वायुयान, रेलगाड़ी, उपग्रह, औद्योगिक साजो सामान, खाना बनाने के पात्र, जल बॉयलर आदि के निर्माण में किया जाता है। अधातु जो है वो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोग है। श्वसन के समय जो ऑक्सीजन हम लेते हैं वो भी अधातु है। और पेड़ पौधों की वृद्धि के लिए जो उर्वरक उपयोग किया जाता है उसमें भी अधातु का उपयोग होता है। जल शुद्धिकरण में अधातु का उपयोग किया जाता है। और जब घाव हो जाता है तो उसको भरने के लिए जो बैंगनी रंग का विलयन एंटीबायोटिक जो होता है वो भी अधातु होता है। पटाखों में जो उपयोग किया जाता है वो भी अधातु होता है। तो दोनों के जो उपयोग हैं वो बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए हुए हैं कि कक्षा 7 में हमने एक बात पढ़ी थी कि
रासायनिक अभिक्रियाओं में नए पदार्थ बनते हैं। मतलब जब भी केमिकल रिएक्शन होती है तो नए पदार्थ बनेंगे। और केमिकल रिएक्शन में क्या होती है, कुछ पदार्थ यहाँ पर उन दोनों में रिएक्शन करवाई जाती है और फिर रिजल्ट के रूप में नया उत्पाद यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो उत्पाद बन करके आएगा, ये दो पदार्थ जो यहाँ पर यूज किए गए थे इनसे काफी ज्यादा अलग होता है। अब यदि कोई पदार्थ रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा, मतलब लास्ट में कोई उत्पाद बना, इसको गर्म करने पर, इस उत्पाद को, इसको ठंडा करने पर, इसको वैद्युत अपघटन इसका किया जाए, कुछ भी प्रोसीजर किया जाए, लेकिन ये और अधिक विघटित नहीं हो सकता, तो इस प्रकार का जो उत्पाद आता है उसको बोला जाता है तत्व। रासायनिक अभिक्रिया में जो उत्पाद निकल करके आया और उसके ऊपर फिर कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, तो उसको बोला जाता है तत्व। सल्फर एक तत्व है। इसी प्रकार आयरन और कार्बन जो है वो भी एक तत्व है। तत्व के एक नमूने में एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। परमाणु जो है वो तत्व की सबसे छोटी इकाई होती है। तत्व के भौतिक परिवर्तनों में तत्व के परमाणु अप्रभावित रहते हैं। मतलब यहाँ पर जो उत्पाद आया और उसमें फिर बाद में कोई जो है विघटन नहीं हो पा रहा है, तो इसको बोला जाएगा तत्व। और तत्व में एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। परमाणु तत्व की सबसे छोटी इकाई होती है। और भौतिक परिवर्तन मतलब इसकी जो आकार जो है उसको छोटा कर दिया गया। ओके, तो इसके जो परमाणु है उस वो अप्रभावित रहते हैं। मतलब द्रव सल्फर का परमाणु पूर्ण रूप से ठोस और वाष्प सल्फर के परमाणु के समान ही होता है। तो यद्यपि ब्रह्मांड में पदार्थों की संख्या जो है असंख्य किस्म है, लेकिन तत्वों की संख्या सीमित है। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों की संख्या 94 से अधिक नहीं है। धातु और अधातु के रूप में तत्वों का एक महत्वपूर्ण वर्गीकरण है। अधिकांश तत्व अधातु हैं, अधिकांश तत्व धातु हैं। शेष तत्व या तो अधातु हैं या फिर उपधातु हैं। उपधातु क्या होता है, उसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। तो ये हमने इस चैप्टर को कर लिया है कंप्लीट। इस चैप्टर का जो सारांश है, जो समरी है, उसको भी हमने डिस्कस कर लिया है। तो अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।